छात्रों, आज हम देखेंगे वाक्य रचना यानी वाक्य की परिभाषा, वाक्य के भेद, वाक्य के अंग आदि बातों के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। देखिए, नीचे दिए गए वाक्य आपको पढ़ना है। समय बहुत बलवान है, सूर्य पूर्व में उदय होता है, सदा सत्य बोलो। तो शब्दों के ऐसे सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक यानी एक प्रकार से सही अर्थ जिससे अभिव्यक्त होता हो, तो जिससे किसी विचार की पूर्णता प्रकट होती हो। जैसे एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी, तो यहाँ पर इस वाक्य में पूर्ण अर्थ का बोध होता है। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं उन्हें वाक्य कहते हैं। ऐसी रचना जहाँ पर होती है उससे ही वाक्य कहते हैं। तो वाक्य के भेद जो हैं वह दो आधार पर होते हैं। तो एक है रचना के अनुसार और दूसरा है अर्थ के अनुसार। रचना के अनुसार वाक्य के तीन भेद होते हैं। एक है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त और तीसरा है मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, संयुक्त और मिश्र वाक्य। तो हम देखेंगे सरल वाक्य यानी क्या। तो जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया हो और उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे कि 5 साल बाद राजा ने चारों बहनों को बुलाया, तो यहाँ पर एक ही मुख्य क्रिया है। तो ऐसा जब वाक्य होता है तो उसे सरल वाक्य कहते हैं। दूसरा उदाहरण देखेंगे। अब मुझे अपने किए पर पछतावा हुआ यहाँ पर एक ही क्रिया है और इसीलिए यह क्या है, सरल वाक्य है। तीसरा वाक्य देखिए, कभी हरा भरा पेड़ मत काटो। तो यहाँ पर भी मत काटो यह मुख्य क्रिया एक ही है और इसीलिए यह सरल वाक्य है। तो जिस वाक्य में चाहे कर्ता एक या दो हो लेकिन क्रिया जो है वह एक होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। अब हम देखेंगे संयुक्त वाक्य। तो जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक यानी और, परंतु, तथा या आदि से जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे समय पर अंकुर फूटे और गेहूं के दाने तैयार हुए। दूसरा है मैं शरीर से बूढ़ा हूँ किंतु उत्साह में जवान हूँ। तीसरा है रजा साहब ने मुझे इंटरव्यू दिया और बहुत सारी बातें हुई। तो इन वाक्यों में देखिए दो स्वतंत्र वाक्य हैं। जैसे पहला वाक्य देखिए, समय पर अंकुर फूटे, यह एक वाक्य स्वतंत्र है और के द्वारा उसे जोड़ा गया है गेहूं के दाने तैयार हुए। इस वाक्य के साथ देखिए यहाँ पर गेहूं के दाने तैयार हुए, यह दूसरा वाक्य है और के द्वारा उसे जोड़ा गया है। अब देखिए ये जो दूसरा वाक्य है उसके बारे में देखिए, मैं शरीर से बूढ़ा हूँ किंतु उत्साह में जवान हूँ। किंतु के द्वारा इसे इन दोनों वाक्यों को जोड़ा गया है। और दो स्वतंत्र वाक्य जब समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़े जाते हैं तो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब देखिए, रजा साहब ने मुझे इंटरव्यू दिया और बहुत सारी बातें हुई। तो यहाँ पर देखिए, रजा साहब ने मुझे इंटरव्यू दिया और बहुत सारी बातें हुई। तो इस प्रकार से संयुक्त वाक्य में दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं और समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा वह जोड़े जाते हैं। जैसे और, परंतु, तथा के द्वारा वह जोड़े जाते हैं, किंतु वगैरह इससे वह जोड़े जाते हैं। अब देखेंगे हम तीसरा भेद, मिश्र वाक्य। तो जिस वाक्य में एक प्रधान और शेष आश्रित उपवाक्य होते हैं। देखिए, एक प्रधान वाक्य होता है और बाकी के जो है वह आश्रित उपवाक्य होते हो तो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे मनुष्य में जो घृणा है वह पशुत्व की निशानी है। मैं सोच में पड़ गई। अब क्या है, वह आगे दिया गया है, मेरा काम तो पुणे में है, क्योंकि मेरा काम तो पुणे में है।
नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उसे बढ़ने नहीं देगा। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए एक मुख्य वाक्य होता है, दूसरा उस पर आश्रित होता है और इसीलिए इसे मिश्र वाक्य कहते हैं। एक वाक्य कहने से पूरा अर्थबोध नहीं होता। मनुष्य में जो घृणा है तो उसके बारे में आगे कहा गया है, वह पशुत्व की निशानी है, यानी पशुत्व की निशानी है, यह मुख्य वाक्य है। और वह मनुष्य में जो घृणा है वह उस पर यानी पशुत्व की निशानी है। इस मुख्य वाक्य पर ये उपवाक्य जो है मनुष्य में जो घृणा है वह आधारित है और इसीलिए यह मिश्र वाक्य कहलाता है। अब देखिए आगे अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 भेद होते हैं। विधानार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य, संभावनार्थक वाक्य, विस्मयार्थक वाक्य और संकेतार्थक वाक्य। तो हम देखेंगे पहले विधानार्थक वाक्य। जिस वाक्य में किसी क्रिया के होने या करने की सूचना होती हो उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे कुछ लाख वर्ष पहले मनुष्य जंगली था। दूसरा है मैं अबाक खड़ा रह जाता हूँ, मेरा दिमाग गुस्से से पागल हो गया। तो इस प्रकार से यानी इसमें करने की या होने की बात होती है इस वाक्य में, तो होकारार्थी यह वाक्य होता है और इसीलिए इसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। अब देखेंगे इसके विरुद्ध आगे का जो प्रकार है 2 नंबर का, इसके विरुद्ध होता है, विपरीत होता है, निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। इसमें होने की बात की जाती है, इसमें न होने की बात की जाती है। जैसे देखिए जिस वाक्य में किसी बात के न होने या न करने का बोध होता हो उसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता, या तीसरी राजकुमारी ऐसा नहीं कर सकी, या वह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। तो इस प्रकार से इसमें नहीं, ना, मत का प्रयोग होता है। अब देखिए विधानार्थक वाक्य को ही हमें निषेधार्थक बनाना है तो किस प्रकार से यह बनेगा। देखिए कुछ लाख वर्ष पहले मनुष्य जंगली नहीं था, इस प्रकार से यानी बीच में नहीं डालना पड़ेगा हमें। मैं अवाक खड़ा रह जाता हूँ, मैं अवाक खड़ा नहीं रह जाता हूँ, नहीं रहता हूँ। तो इस प्रकार से यह बनेगा। मेरा दिमाग गुस्से से पागल नहीं हो गया, तो इस प्रकार से यह बनेगा। अब देखिए इसे, अब ये जो निषेधार्थक है इसे अगर हमें विधानार्थक बनाना है तो किस प्रकार से बनाएंगे। मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता, तो मनुष्य अब नाखून को चाहता है। तीसरी राजकुमारी ऐसा नहीं कर सकी, तीसरी राजकुमारी ऐसा कर सकी। यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है, तो यह कुल्हाड़ी मेरी है। तो इस प्रकार से अब निषेधार्थक को विधानार्थक में और विधानार्थक को निषेधार्थक में हम परिवर्तित कर सकते हैं। तो देखिए जब आप परीक्षा में या कृति पत्रिका में आपको इस प्रकार का सवाल दिया जाता है तो इस प्रकार से आपको उसमें बदल करना है। आगे देखिए आज्ञार्थक वाक्य। जिस वाक्य में किसी भी प्रकार की आज्ञा या प्रार्थना का बोध होता हो उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। नाखूनों को काट दो, तो देखिए यहाँ पर ऑर्डर दी गई, आज्ञा दी गई है, तो काट दो, कर दो, रखो, दिखाओ, आओ, जाओ, करो, इस प्रकार की यहाँ पर ऑर्डर होती है और इस प्रकार की वाक्य रचना वहाँ पर होती है। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए दूसरा वाक्य, गेहूं के ये दाने तुम सब अपने पास रखो, जीभ वाचालता छोड़ और अपनी औकात में रहे। देखिए यहाँ पर भी कैसे ऑर्डर दी गई उसे। तो ये जो है आज्ञार्थक वाक्य कहलाते हैं। प्रश्नार्थक वाक्य, तो जिस वाक्य में किसी प्रकार का प्रश्न किया गया हो उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। अब जैसे मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, देखिए प्रश्न चिन्ह आखिरी में लगाना जरूरी होता है। क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे, प्रश्न चिन्ह लगाया गया है आखिरी में। बड़े दुखी लग रहे हो, क्या बात है। अब
देखिए आगे का जो अ, प्रकार है इच्छार्थक वाक्य। जिस वाक्य में कोई इच्छा या आशीर्वाद दिया जाता है उसे इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर आपको सफल करे, बच्चे यह जाने तो अच्छा हो, तुमने पानी से मेरी कुल्हाड़ी निकाल दी, भगवान तुम्हें सुखी रखे। तो इस प्रकार की इच्छा का यहाँ पर इच्छा को व्यक्त किया जाता है और इसीलिए इसे इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। अब देखिए संभावनार्थक वाक्य। जिस वाक्य में कोई संभावना या संदेश व्यक्त किया जाता है उन्हें संभावनार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे मनुष्य की पशुता शायद तब लुप्त हो जाएगी। तो संभावना और ज़्यादातर इसमें शायद, जैसे शायद संभव हो, इस प्रकार की शब्दों का इस्तेमाल होता है। अगर खिड़की खुली रह गई तो चोर आ जाएंगे। देखिए संभावना है यहाँ, ऐसा हो सकता है। शायद किसी दिन मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो है तो यह संभावनार्थक वाक्य है। संदेह, इसमें शंका जो है, शक जो है वह उपस्थित किया जाता है। अब देखिए विस्मयार्थक वाक्य। जिन वाक्यों में विस्मय, हर्ष, क्रोध आदि भाव व्यक्त किए जाते हैं उन्हें विस्मयार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है। तो देखिए किस बात में भिन्न है, तो यहाँ पर ज़्यादातर देखिए इस प्रकार से, अरे चुप हो जाओ, तो अरे का शांति शांति, शोर मत करो। तो इस प्रकार से विस्मय आदि बोधक अव्ययों का प्रयोग होता है और इस प्रकार का चिन्ह उसके पहले लगाया जाता है। जैसे वाह, हाय राम, हे भगवान, अरे, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल इस वाक्य में शुरू में होता है। अब संकेतार्थक वाक्य। जिन वाक्यों में एक क्रिया दूसरी क्रिया की ओर संकेत करती हो उन्हें संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। अगर तुम पेड़ों को इसी तरह काटते रहे तो वन्य पशु कहाँ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर शर्त या कारण रखा जाता है। अगर ऐसा होगा तो फिर ऐसा होगा, ऐसा है तो वैसा है। तो इस प्रकार से अगर खिड़की खुली रह गई तो क्या होगा। तो इस प्रकार से अगर मगर की बात इसमें होती है। यहाँ पर संकेत किया जाता है। ये जो यहाँ पर संभावनार्थक में ये जो वाक्य दिया, ये भी थोड़ा यहाँ पर शंका उपस्थित होती है। ये जो है ये इसमें नहीं आना चाहिए था। तो यह भी जो है वह संकेतार्थक वाक्य के जैसा ही है। अगर खिड़की खुली रह गई तो चोर आ जाएंगे, तो ये संकेतार्थक में होना चाहिए था। यदि समय पर वर्षा हुई तो फसल होगी। तो देखिए यहाँ पर शर्त रखी जाती है, ऐसा हुआ तो वैसा होगा, इस प्रकार से। अब वाक्य के अंग हम देखेंगे। वाक्य के दो खंड होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो उद्देश्य वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए वह उसे उद्देश्य कहा जाता है, और विधेय यानी उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे कि देखिए डॉक्टर ने बाह पर काला कपड़ा लपेटा। तो यहाँ पर जो है किसके बारे में कहा जा रहा है, तो डॉक्टर के बारे में, और इसीलिए डॉक्टर क्या है, उद्देश्य। और डॉक्टर के बारे में क्या कहा जा रहा है कि बाह पर कपड़ा लपेटा। तो बाह पर कपड़ा लपेटा यह विधेय है। अब देखिए यहाँ पर हम और उदाहरण देखेंगे ताकि आपकी समझ में आ जाएगा। तीसरी बहन बस सोचती रही। अब तीसरी बहन यानी किसके बारे में बस सोचती रही, तो यह किसके बारे में कहा गया है, तीसरी बहन के बारे में, और इसीलिए तीसरी बहन क्या है, उद्देश्य है। और इस तीसरी बहन के बारे में क्या कहा गया है, बस सोचती रही। तो बस सोचती रही यह विधेय है, यानी जो करता है वह उद्देश्य होता है और उसके बारे में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय होता है।
तो इस बात को याद रखना, सभी वाक्यों को आपको गौर से पढ़ना है और देखना है उद्देश्य यानी क्या और विधेय यानी क्या। देखिए ये वाक्य जो है, हर एक वाक्य देखिए यहाँ पर, तो ये जो है मेरी लड़की, तो ये क्या है, उद्देश्य। मेरी लड़की ने, यह उद्देश्य है, और मुझसे पूछा, यह विधेय है। दूसरा आगे का वाक्य जो है, तो सभी लोग जो है वह उद्देश्य है, और सकते में आ गए, यह विधेय है। रजा साहब यह उद्देश्य है, उस रात सपने में आए, यह विधेय है। श्रीमती जी ने यह उद्देश्य है, और आगे है घड़ी में अलार्म लगा दिया, यह विधेय है। नया ठेकेदार यह उद्देश्य है, तो ईमानदार था, यह विधेय है। जीभ ने यह उद्देश्य है, नम्रता बनाए रखी, यह विधेय है। उसके बाद ग्रामीण यह उद्देश्य है, नदी में कूदा, यह विधेय है। उसके बाद मैं अंग्रेजी यह उद्देश्य है, और माध्यम में पढ़ने लगा, यह विधेय है। राजा ने यह उद्देश्य है, और राजकुमारी को गले लगाया, यह विधेय है। इस प्रकार से आपको ये मैं जो है, मैं यह उद्देश्य है, अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने लगा, यह विधेय है। यहाँ पर मैं जो है, तो मैं के बारे में अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने लगा, यह बताया है, और अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने लगा, तो ये जो है यह विधेय है। मैं के बारे में यह बताया गया, और इसीलिए मैं यह उद्देश्य है। अब देखिए आपको अर्थ के आधार पर यहाँ पर स्वाध्याय दिया गया है, और अर्थ के आधार पर आपको वाक्यों के नाम लिखने हैं। लंबी लाठी मेरे घर पर नहीं थी। अब नहीं थी यानी निषेधार्थक वाक्य है। घर में श्रीमती जी की हुकूमत थी, यानी यह विधानार्थक है। तो इस प्रकार से क्या सब तुमसे मिलने को उत्सुक है, प्रश्नार्थक वाक्य। तुम सबसे मिलो, आज्ञार्थक वाक्य। तो इस प्रकार से आपको सभी वाक्य जो है उनके अर्थ के आधार पर नाम लिखने हैं। और नीचे देखिए रचना के आधार पर वाक्यों का नाम लिखना है। रचना के आधार पर 3 भेद है, जैसे सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। जब एक ही क्रिया है तो सरल वाक्य, जब 2 स्वतंत्र वाक्य है तो संयुक्त वाक्य, जब मिश्र वाक्य है, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आधारित है, ऐसा वाक्य है तो वह मिश्र वाक्य। इस प्रकार से उनके नाम यहाँ उनके सामने आपको लिखने हैं। यहाँ सामने उनके नाम लिखते जाने हैं। हर एक वाक्य के आगे उसे पढ़ना है, ध्यान से सोचना है कौन सा वाक्य है, और फिर उसके आगे उसका नाम लिखना है, जैसे सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, इस प्रकार से। और यहाँ ऊपर जो है, ऊपर आपको लिखना है अर्थ के आधार पर हमारे जो 8 भेद है, 8 वाक्य जो है, जैसे विधानार्थक, निषेधार्थक, प्रश्नार्थक, आज्ञार्थक वगैरह जो है, तो उनके नाम वहाँ आपको ऊपर लिखने हैं। अब देखिए आगे हैं सूचना के अनुसार वाक्य में परिवर्तन कीजिए। तो यहाँ पर मैं लड़ने नहीं आया, तो इसे विधानार्थक वाक्य बनाना है। तो मैं लड़ने आया हूँ, नहीं निकाल देना है। तो नीचे देखिए, नीचे क्या करना है, खरगोश पूरे दिन बाकड़े में बंद रह सकते हैं, तो इसे निषेधार्थक यानी नकारार्थक बनाना है। तो खरगोश पूरे दिन बाकड़े में बंद नहीं रह सकते, इस प्रकार से करना है। अब यहाँ करना है आपको संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य यानी 2 स्वतंत्र वाक्य आपको बनाने हैं। मनन नौकरी के लिए दौड़ धूप करने लगा, ये सरल वाक्य दिया गया आपको, तो इसे आपको संयुक्त वाक्य में बदलना है। संयुक्त वाक्य में यानी यहाँ पर आपको 2 वाक्य करने पड़ेंगे। मनन को नौकरी की आवश्यकता थी, इसलिए वह दौड़ धूप करने लगा।
यहाँ पर आपको सरल वाक्य बनाना है, यानी यहाँ का जो इसलिए है आपको निकाल देना पड़ेगा। अब आगे है मिश्र वाक्य आपको बनाना है। नर्स अंदर गई और दरवाज़ा बंद हो गया। नर्स अंदर गई तो दरवाज़ा बंद हो गया, इस प्रकार से। या नर्स के अंदर जाते ही दरवाज़ा बंद हो गया, या जैसे ही नर्स अंदर गई दरवाज़ा बंद हो गया। इस प्रकार से इस मिश्र वाक्य को आप बना सकते हैं। ये है विस्मयार्थक वाक्य। घटनास्थल पर भयावह दृश्य था। तो फिर यहाँ हाय, घटनास्थल पर भयावह दृश्य था, हाय लगाएंगे आगे और उसे विस्मयादिबोधक चिन्ह उसके आगे, हाय के आगे फिर आपको क्या करना है, विस्मयादिबोधक चिन्ह देना है। जैसे हाय, फिर ये चिन्ह देना है और फिर उसके आगे लिखना है घटनास्थल पर भयावह दृश्य था, इस प्रकार से। अब आगे है माली के साथ उन्होंने बाहर की ज़मीन को तैयार करवाया। इसे आपको बनाना है प्रश्नार्थक। फिर क्या लगा देंगे प्रश्नार्थक में, क्या करना है, पहले क्या माली के साथ उन्होंने बाहर की ज़मीन को तैयार करवाया, इस प्रकार से, और प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। आसपास कई जगह फ़ोन किया। आज्ञार्थक वाक्य, आसपास कई जगह फ़ोन करो। क्या अमित ने पिताजी को रेस्टोरेंट खोलेंगे, यानी ये संदेहार्थक या संभावनार्थक। शायद क्या अमिता के पिताजी रेस्टोरेंट खोलेंगे, तो इस प्रकार से यह वाक्य बनेगा। अब सरल वाक्य, जब नया नौकर मिल जाएगा तो मैं इसे निकाल दूंगी। नया नौकर मिलते ही मैं इसे निकाल दूंगी, इस प्रकार से यह वाक्य बनेगा। नया नौकर मिल जाएगा, नए नया नौकर मिलते ही इसे मैं निकाल दूंगी, इस प्रकार से यह वाक्य बनेगा। अब यहाँ देखिए उद्देश्य और विधेय आपको अलग अलग करके लिखने हैं। अब हमने देखा है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य, और जिसके बारे में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय। ठेकेदार रिश्वत लेने देने को अपराध समझता था। फिर ठेकेदार जो है वह उद्देश्य और रिश्वत लेने देने को अपराध समझता था, यह विधेय। इस प्रकार से आपको इन सभी वाक्यों में से उद्देश्य विधेय ढूंढने हैं। और फिर यहाँ पर आपको इस प्रकार से, यहाँ चाहे तो आप इस प्रकार से लाइन खींच दो और फिर यहाँ लिखिए ठेकेदार, यहाँ लिखिए रिश्वत लेने देने को अपराध समझता था। या तो फिर नहीं, आपके एक लाइन में नहीं बैठता है तो ऊपर वाक्य लिखिए और उस वाक्य के नीचे यहाँ पर लिख दीजिए उद्देश्य और विधेय। ठीक है। और बहुत से विद्यार्थी स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं, आपको बाद में फिर दिक्कत होगी सब एक साथ करने में। तो आप जल्दी जल्दी जैसे जैसे भी स्वाध्याय आपको दिया जाता है उसे तुरंत कर दीजिए, ताकि एक साथ आपको ये सब बोझ जो है करने में दिक्कत न हो। तो ठीक है, जल्दी से जल्दी स्वाध्याय आप भेजेंगे।